हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 10। आज के लेसन में हम समझेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम के कॉन्सेप्ट को और समझेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज बनाना। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चा है जिसकी आपने सर्विसेज तो ले ली है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं की है, और आपने पेमेंट टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब टिल द एंड ऑफ द 31st मार्च आपने नहीं की है, तो वो खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर समझो कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक लिखते हो तो हम उस बुक में उस ऑर्गेनाइजेशन की 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है, तब तक की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको बुक करते हैं। क्यों बुक करते हैं? ताकि हम उसकी एक्चुअल पोजीशन जान सकें कि हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। अगर हम उसको एक्चुअली जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो सारा खर्चा प्रॉपरली बुक नहीं करेंगे तो हमको ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो खर्चा, जो सर्विसेज हमको मिल गई है और वो खर्चा हमने किया है लेकिन पेमेंट बाकी है, तो हम उसको अपनी बुक्स में बुक जरूर करेंगे और उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरी टर्म आ जाती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चा है जिसकी पेमेंट तो आपने कर दी है लेकिन सर्विसेज आपको अभी तक नहीं मिली है, और वो सर्विसेज आपको एंड ऑफ द ईयर तक नहीं मिली है, मतलब 31 मार्च तक आपको वो सर्विसेज नहीं मिली है, क्योंकि जो पेमेंट आपने की है उसकी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में मिलनी है आपको, मतलब आपने एक्सेस पेमेंट कर दी है। तो उस खर्चे को आप रिवर्स करोगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा खर्चा बुक कर दोगे तब भी तो आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलेगी आपके बिजनेस की। तो जब एक्सेस खर्चा आपने बुक किया है आप उसको रिवर्स करोगे, और रिवर्स करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। ये है सैलरी ऑफ रोहन पेड फॉर 11 मंथ्स 11,000, 1 मंथ सैलरी इज ड्यू। सैलरी आप रोहन को पे करते हो, यहाँ पर 11,000 आपने पे किया है 11 महीने, मतलब आप 1,000 रुपए के हिसाब से उसको हर महीने एक सैलरी की पेमेंट करते हो। लेकिन लास्ट में रोहन तो आपके ऑफिस में आया है, उसने तो आपको सर्विसेज दी है लेकिन आपने उसको सैलरी नहीं दी। तो ये आपके बिजनेस का खर्चा है जो कि पेबल है, आपकी यहाँ पेमेंट खड़ी हुई है, तो आप इसको बुक करोगे। किस तरह से करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, क्योंकि 11,000 तो आपने जब पेमेंट की तो आपने उसकी एंट्री की ना। क्या एंट्री की? सैलरी अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट 11,000। अब जो पेमेंट बाकी है उसकी एंट्री आप इस तरीके से करोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000, जो कि ये खर्चा और है जो कि बुक होना चाहिए, तो इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट कैश में पेमेंट ना करके वो खर्चा हुआ है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1,000 रुपीज। अब ये हमारी लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करना, तो ये लाइबिलिटी साइड में आपके शो होगा बैलेंस शीट में, और इसे हम लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपका क्रेडिट होगा। और नरेशन में लिखोगे आप सैलरी ड्यू टू रोहन। अब समझो दूसरा एग्जांपल। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर रुपीज 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब आपने क्या किया? रेंट की पेमेंट की अपने लैंडलॉर्ड को, लेकिन जो पेमेंट की उसमें आपने 10,000 उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया, भैया एडवांस ले लो, हमसे रेंट की पेमेंट एडवांस ले लो 10,000। तो उसने तो रिसीव कर लिया, लेकिन जब आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया तो आपके बुक्स की तो बिजनेस की बुक्स की तो पिक्चर ही हिल गई, वो तो एक्चुअल पोजीशन नहीं शो करेगी ना, क्योंकि जब आप एक्सेस खर्चा बुक करोगे तो उस एक्सेस खर्चे को आप रिवर्स कैसे करोगे? इस तरह से प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट अकाउंट
10,000 और नरेशन में लिखोगे रेंट पेड इन एडवांस। अब प्रीपेड रेंट अकाउंट, आपने खर्चा कर दिया है, आप निश्चिंत हो गए हो रेंट दे करके, तो वो आपका क्या हो गया, एक तरह से एसेट हो गया ना, कि आपने तो पेमेंट कर दी है, निश्चिंत हो अब आप। और वो खर्चा अब आप रिवर्स करोगे जो एक्सेस कर दिया, तो रिवर्स करने के लिए जो डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो वहां पिक्चर में से वो माइनस हो जाएगा और एक्चुअल पोजीशन आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट अकाउंट 10,000, रेंट पेड इन एडवांस, ये नरेशन हो जाएगी। और समझो इसको एग्जांपल के साथ। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,200 इज पेड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 ईयर। अब आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है 1,200 रुपए से, और वो आपने पेमेंट की है 1 जुलाई 2016 को, एक साल के लिए। आपने कभी भी देखा होगा इंश्योरेंस की पेमेंट जब भी होती है वो पूरे साल की एक बार में होती है, और वो तब से शुरू होती है जब हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ये पेमेंट आपकी शुरू हो रही है 1 जुलाई 2016 से और खत्म होगी 30 जून 2017 को। तो मतलब जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च से, ये तो पेमेंट आगे चली गई। कितने महीने के लिए? अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने की पेमेंट आपने एक्सेस कर दी। वो आपके इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो आपको वो रिवर्स करनी होगी। तो जब आपने पेमेंट की तो आपने क्या बुक किया एंट्री? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200, और नरेशन में लिख दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 30 जून 2017। आपने ये एंट्री बना के लिख दी। लेकिन ये तो खर्चा एक्सेस बुक है भैया, इसको रिवर्स करो। तो रिवर्स कैसे करें हम? 3 महीने का एक्सेस पे किया है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300। 12 से डिवाइड करो 1200 को, तो 100 रुपीज के हिसाब से होता है। तो हमने 3 महीने का एक्सेस पे किया है तो 300 हो जाएगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 300, और आप नरेशन में लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। अब और देखो ये एग्जांपल। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट पेड टिल फरवरी 2020 एट द रेट ऑफ 10,000। आपने एक सैलरी दी है अकाउंटेंट को 10,000 के हिसाब से, लेकिन आपने उसको सैलरी कब तक दी है? फरवरी तक दी है। स्टिल नॉट पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। आपने उसको मार्च मंथ की सैलरी नहीं दी, लेकिन वो तो आपके ऑफिस में रेगुलर आता रहा और सर्विसेज देता रहा, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो वो तो आपके बिजनेस की एक लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आप उसकी सर्विसेज लेते रहे हो और उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। मार्च की पेमेंट पेंडिंग है, तो अब आप उसको अपनी बुक्स में जरूर बुक करोगे। कैसे करोगे? जब आप उसको पेमेंट करते रहे हो 11 महीने की, तो आपने पेमेंट कर दी है, तो आपने क्या एंट्री की? सैलरी अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू कैश अकाउंट 1,10,000, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। ये तो आपने जब एक्चुअल पेमेंट करते गए हो तो आपने ऐसे एंट्री बनाई है। लेकिन जो ड्यू है, पेंडिंग है, उसके लिए अब आप एंट्री ऐसे बनाओगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि ये खर्चा बाकी है बुक करना, तो आप इसको डेबिट करोगे। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000, क्योंकि अभी आपने कैश में पेमेंट नहीं की है, तो अब आप किस टर्म को यूज करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। और नरेशन में लिखोगे सैलरी ड्यू टू अकाउंटेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब समझते हैं हम एक्रूड इनकम को। आई होप अभी तक आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक्रूड इनकम को समझो। ये वो होता है, ये इनकम है, वो इनकम जिसकी आपने तो सर्विसेज दे दी है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले हैं। और कब तक नहीं मिले हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर तक नहीं मिले हैं। मतलब 31 मार्च तक आपको वो इनकम नहीं मिली, वो पैसे नहीं मिले जिसकी सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को दे चुके हो या आप किसी को दे चुके हो, तो वो इनकम कहलाएगी एक्रूड इनकम।
अब समझो इसको एग्जाम्पल के साथ। मान लो आप यहाँ पर देखो, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मान्या फॉर 11 मंथ्स 11,000 येट नॉट रिसीव्ड फॉर मार्च मंथ। आप मान्या को कोई सर्विसेज देते हो जिसके लिए वो आपको कमीशन देती है। उसने 11 मंथ्स की कमीशन दिया है 11,000 रुपीज, मतलब आपको 1,000 रुपए कमीशन हर महीने मिलता है और 11 महीने तक आपको कमीशन मिलता रहा, 11,000 रुपए मिल गए। लेकिन मार्च के महीने में अभी मान्या ने दी दिए, तो अब वो आपने सर्विसेज तो उसको दी ना, आप उसको कंसल्टेंसी देते रहे, आप उसको समझाते रहे क्या काम करना है, लेकिन उसने अभी आपको पैसे नहीं दिए, तो वो इनकम आपकी रिसीवेबल है, ड्यू हो चुकी है। तो उसके लिए अब आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 11,000, जब आपने पेमेंट रिसीव कर ली जो, उसकी एंट्री आपने ऐसे की, कैश अकाउंट डेबिट 11,000 टू कमीशन इनकम अकाउंट 11,000। ये तो जब आपने इनकम रिसीव की उसकी पेमेंट हो गई, कमीशन इनकम रिसीव फ्रॉम मान्या। अब जो पेंडिंग है, जो रिसीव होनी है, उसकी आप क्या एंट्री पास करोगे? वो इस तरह से करोगे, एक्रूड कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट 1,000, क्योंकि एक महीने की 1,000 रुपए है, वही पेंडिंग है, तो 1,000 रुपीज से करेंगे। टू कमीशन इनकम अकाउंट 1,000 रुपीज। कमीशन इनकम हमारा पूरी इनकम शो नहीं कर रहा, 1,000 रुपए से लेस शो कर रहा है, इसीलिए हम 1,000 रुपए और क्रेडिट करेंगे। और अभी वो हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो वहां पर हम एक्रूड कमीशन इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,000 रुपए से। अब आपने किसी को सर्विसेज दे दी है और वो इनकम आपको आनी है, तो वो आपकी एक तरह से एसेट हो गई है, तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। और नरेशन लिख दोगे आप, कमीशन इनकम फॉर द मंथ मार्च नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मान्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक ₹10,000 एट द रेट ऑफ 1% इंटरेस्ट मेड ऑन 1 मई 2021 फॉर 1 ईयर। आपने एक फिक्स डिपॉजिट बनवाई है बैंक में 10,000 रुपए की, 1% इंटरेस्ट के हिसाब से, और 1 मई 2021 को बनवाई है 1 साल के लिए। अब आपको पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट जब भी बनती है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी मैच्योरिटी डेट, मतलब जब इसका पीरियड खत्म होगा तभी आपको वो इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमने 1 ईयर की बनवाई है और उसका पीरियड एंड होगा, कब एंड होगा? 30 अप्रैल को खत्म होगा उसका पीरियड, 30 अप्रैल 2022 को खत्म होगा, तब हमें बैंक इंटरेस्ट देगा इस फिक्स डिपॉजिट पर। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी जो इनकम एक्रू हो चुकी है, मतलब जो रिसीवेबल है हमें मिलनी चाहिए फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, वो हम अपनी बुक्स में बुक नहीं करें। वो तो हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे? इस तरह से। पहले कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर 1% ऑन 10,000, तो इसकी कैलकुलेशन होगी 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। यहाँ पर बाय मिस्टेक 1000 लिखा है, यहाँ पर 10,000 आएगा, और कैलकुलेशन के बाद आपका 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आएगा। अब आपका 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स हो जाते हैं, तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है उस एफडी पर एक्रू हो गया है, तो वो कितना हो गया है? 1100। और एंट्री आप करोगे, अभी इसमें हमको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, डायरेक्टली हम टोटल इनकम हमारी एक्रू हुई है उसको हम बुक करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट 1100 टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 1100, और नरेशन में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 नॉट येट रिसीव्ड। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तीनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इसको समझने के बाद एंट्री करने में कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ये मुझे आप वादा दो। तो अब है बारी लास्ट वीडियो, जर्नल एंट्रीज पार्ट 9 के क्वेश्चन के आंसर की, जिसको आपको आंसर करना था कमेंट बॉक्स में। उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है, और जो अभी नहीं दे पाए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस कर करके ही आप इतने अच्छे से करने लगोगे कि आप जर्नल एंट्रीज को चुटकियों में बनाओगे। तो ये है इसका आंसर। Sana owes ₹12,000 became insolvent and 40 paisa in a rupee could be received from his estate, from her estate. तो सना
जिससे हमको 12,000 रुपए मिलने थे और उससे हमको सिर्फ 40 पैसे ही मिल पा रहे हैं क्योंकि इसका बिजनेस ठप हो गया है। तो 40 पैसे मतलब 40%, 40% मिल रहा है। तो 40% 12,000 का क्या हो जाएगा? 4,800। तो वो तो हमको मिल गया है, तो हम उसको क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 4,800। अब जो नहीं मिल रहा अमाउंट वो हमारा बेकार हो गया, तो वो उसको हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम टर्म बेड डेट्स। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा 7,200। और किसके अकाउंट से, किससे मिलना था हमको? सना से मिल रहा है। सना का अकाउंट ही हमको क्लोज करना है, तो टू सना अकाउंट 12,000 से हम क्लोज कर देंगे। रिसीव्ड ओनली 40% अमाउंट फ्रॉम सना, ये नरेशन में लिखोगे। अब है बारी आज के वीडियो के क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000 इज पेड ऑन 1 December 2021 फॉर 1 ईयर। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है 6,000 रुपीज की, जो कि 1 December 2021 को की है फॉर 1 ईयर। तो आपको मुझे बताना है विच अकाउंट विल यू डेबिट विद रुपीज 4,000। आप किस अकाउंट को डेबिट करोगे 4,000 रुपीज से? तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आ गया है और आप एंजॉय भी कर रहे हो और सीखते भी रहना चाहते हो मेरे साथ। तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए मेरे वीडियोस डालने के बाद। तो एंड करते हैं यही लेसन को। बाय एंड टेक केयर।